हेलो एवरीवन। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं दीपू सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल दीपू होम में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि मैंने सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है फॉर रेलवे। जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये सीरीज़ ऐसा नहीं कि रेलवे के लिए होगा, एसएससी के लिए भी होगा। तो टुडे आई विल डिस्कस 9 जून शिफ्ट टू पेपर। और इससे पहले जो नए होंगे इस चैनल में, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 9 जून से पहले जो भी शिफ्ट हुआ है वो सारा मैंने सॉल्व करा रखा है। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला क्वेश्चन है कि विच इवेंट मार्क टू द फाइनल कोलैप्स ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि ब्रिटिश को कैसे, कब ये पता चला, किस घटना के बाद ये पता चला कि उनकी जो नीति है, यानी भारत जागरूक हो चुका है और वो फ्रीडम चाह रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शंस बी। क्या हो जाएंगे? बी 1857। देखिए 1857 स्टार्ट होने का बहुत सारा रीज़न था, बट द जो तत्कालिक कारण है जो, वो क्या था? तो वो था कि उस समय जो बम और कारतूस बनाए जाते थे उनमें उनको पता चला क्या, कि जैसे मुस्लिम को पता चला कि ये गाय का इसमें चमड़ा मिलाया जाता है, सॉरी इनको, हिंदू को, और मुस्लिम को उनको पता चला कि सूअर का चमड़ा मिला करके वो बनाया जाता है कारतूस। और उसको उस समय के जो सिपाही होते थे वो मुंह से घींच करके फेंक करके उसे फोड़ते थे। तो उनको धर्म, इससे उनका धर्म क्या आहत हुआ। तभी मंगल पांडे ने बैरकपुर से 1857 में क्या किए, ये मुहिम छेड़े 1857 का। है तो बहुत रीज़न, मतलब ये तत्कालिक रीज़न था मंगल पांडे के थ्रू। और इसको ऐसे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलग अलग एरिया से किसने इस रिवोल्ट को लीड्स किया। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो थे, इन्होंने झांसी से किया लीड। ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे बहादुर शाह जफर, नहीं जफर द्वितीय, वो नहीं, ये दिल्ली से किया। उस समय का मुगल राजा थे ये। कहाँ से? दिल्ली से। उसी तरह अगर देखोगे कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से किए। उसी तरह देखोगे नाना तोपे और नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर से किए। किस 1857 का जो लीड कर रहा है ना, काउंट कहाँ से, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, हजरत महल लखनऊ से। तो इतने सारे लोग। और असम से मनीराम देवन, मनीराम देवन असम से। इतने लोग 1857 विद्रोह का लीडर किए थे अलग अलग। और बहुत सारे लोग थे, बट फिलहाल अभी ये मैंने जस्ट पिछले वाले शिफ्ट में बताया था, इसलिए बार बार ये शिफ्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि भारत छोड़ मूवमेंट जो है आंदोलन, और बंगाल विभाजन जिस बताया मैंने, ये भी बताया है। भारत छोड़ो आंदोलन इसमें नया है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था ये पहला। इसको अगस्त आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। और इसका ऑर्गेनाइजेशन जो किए थे वो कांग्रेस थी, उस समय के कांग्रेस किए थे। और जो मेन लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। और इसी आंदोलन में इनका स्लोगन था, किनका, महात्मा गांधी जी का, वो था क्या, डू और डाई। डू और डाई किनका? महात्मा गांधी का। क्यों किया था ये? तो टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव इंडिया इमिडिएटली। कहने का ये मतलब है कि ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए, छोड़ने के लिए मजबूर करना ही इस भारत छोड़ो आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव था। और ये कहाँ से हुआ था अगर ये बात करेंगे तो ये हो जाएगा ग्वालियर टैंक। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से हो जाएगा, मुंबई। नाम ग्वालियर और ग्वालियर में जाओगे, एमएच महाराष्ट्र, मुंबई से किए थे इस आंदोलन का। मनी स्टार्ट अगर पूछा जाएगा कहाँ से हुआ था तो ये मैं बता रहा हूँ।
और करो मरो का नारा, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन कौन लोग थे? बहुत सारे लोग थे इसमें। महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अरुणा अशरफ अली थे, बहुत सारे लोग थे। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि अरुणा, जो मैंने बताया, अरुणा अशरफ अली, उन्होंने ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था। कांग्रेस का झंडा लहराया था किसने? अरुणा अशरफ अली ने। इस क्विट इंडिया मूवमेंट में जब ये कांग्रेस को लगा, सॉरी ब्रिटिश को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होगा हमारे लिए, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, जितने सारे लीडर थे सभी को क्या किए, नज़रबंद कर दिए। जितने सारे लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी जी को पुणे के आगा खां महल में इनको नज़रबंद किया गया। और जो बाकी रेस्ट जितने सारे थे, उस लीडर को सभी को महाराष्ट्र के वर्धा, क्या बोलते हैं उसको, अहमदनगर फोर्ट में, महाराष्ट्र का अहमदनगर फोर्ट में नज़रबंद कर दिया गया। गांधी जी को डिटेन किया गया पुणे में। कहाँ पे? पुणे आगा खान महल में। एंड द रेस्ट वन इज अहमदनगर फोर्ट, महाराष्ट्र। और उनके बाद ये भी जान लोगे कि जैसे ये, तो अब तो लगा कि अब तो ये ख़त्म हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि जितने सारे लीडर थे उनको तो डिटेन कर लिया गया। तो फिर क्या हुए, इसको अंडरग्राउंड रूप से सभी चलाना स्टार्ट किए। उसी तरह से अगर देखोगे अंडरग्राउंड रूप से, जैसे उसमें कौन कौन नेता थे ये बात कर लेंगे तो जयप्रकाश नारायण थे, क्या बोलते हैं, राम मनोहर लोहिया थे। ये लोग जो, तो उषा मेहता थे। उषा मेहता ने इनको कैसे याद की? उषा मेहता जी को याद रखना कि जो उषा, सॉरी उषा मेहता जो थे, इनको इस तरह से जान सकते हो। कहाँ गया यार? हाँ, ये रेडियो से अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रचार किए, खासकर क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रचार किए कि उषा मेहता, ये ध्यान रखोगे। एक था, मैंने बताया अरुणा शफली, जो झंडा फहराया। उषा मेहता जो क्या किए, रेडियो के थ्रू उस समय मुहिम चलाए थे। और क्या मैंने बताया कि सारा को तो ये कर लिया गया था डिटेन अंडरग्राउंड। तो इसको अंडरग्राउंड रूप से जो चालू रखे, उनके बारे में जरूर याद रखिएगा आप, जो नेता थे पैरेलल, जिसको गवर्नमेंट कह सकते हैं कि उस समय पैरेलल गवर्नमेंट चलाया। तो अगर उत्तर प्रदेश से जो बात करेंगे, किधर गया, चल क्यों नहीं रहा, यूपी से जीतू पांडे, ठीक है। और सतारा से, ये एमपी यूपी तो समझ रहे हो ना, ये बलिया, अगर स्पेस पूछोगे तो बलिया, यूपी से बलिया से चीतू पांडे साहब। और सतारा से जो थे वो नाना पाटिल। इन्होंने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, तामलुक से, वेस्ट बंगाल से अगर बात किया जाए, तामलुक वेस्ट बंगाल, ये महाराष्ट्र, ठीक है। सतीश चंद्र सामंता, इतनी सारी बात याद रखोगे किसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। और ये भी याद रखना कि कौन किस समय, क्या बोलते हैं उसको, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो ये पहले भी मैंने बताया है। जैसे बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 905 में। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, तो करजन साहब थे। इनका कालखंड कब था, 1890 से 1905 तक। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया, मैं बता दे रहा हूँ स्पीडली। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 इन 1942। इस समय कौन थे, तो 1936 से लेकर के 1943 तक लिन लिथगो साहब थे। लिन लिथगो, ये याद रखिएगा आप। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिन लिथगो साहब थे, बंगाल विभाजन के समय करजन थे, और 1857 की बात आएगी तो कैनिंग साहब थे। क्या थे, कैनिंग साहब। इसका अगर ये पूछा जाए, नीचे लिख देता हूँ कहीं, ये देखिए कैनिंग साहब का लिख रहा हूँ, तो ये 56 से 62 थे, 1856 से 62 थे। और एक क्या मिस हुआ, हाँ 1835, चलिए ये बताता, इधर लिख देता हूँ। 1835 के समय जो आसपास थे, यानी कह सकते हैं 1931 से 36 हो जाएगा इनका कालखंड। देखिए आ रहा ना, 35 इसके बीच में, तो हो जाएगा विलिंगटन, क्या, विलिंगटन।
तो टोटल मैंने 43 था, 43 के बाद भी अगर देख लोगे 1943 से 47 लगभग आज़ादी के समय की बात कर रहा हूँ। बेबल कौन साहब थे? बेबल साहब थे। अब बस 47 के बाद तो 48 में माउंट बेटन योजना जो आया, जिन्होंने आज़ादी दिया, माउंट बेटन योजना, ये थे ना, तो ये साहब थे। उसके बाद भारत को आज़ादी मिली तो गवर्नर तो भारत के रहेंगे, तो ही लास्ट और फर्स्ट जो हमारा वॉइसरॉय थे गवर्नर जनरल, बोल सकते हो सी राजागोपालचारी। ठीक है, चलिए बहुत हो गया इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट और बढ़ते हैं। तो भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? देखिए मैं इसमें आपको एक मैप के थ्रू बताऊंगा पहले, तभी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। जो भारत पहले उस समय जब बात कर रहा हूँ, मतलब लगभग 20 करीब कर 13.8 बिलियन साल पहले की बात करूंगा। जैसे एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। जब पेंजिया टूटा तो ऊपर एक भाग बना, एक नीचे भाग बना, दो पार्ट, एक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। तो ये जो नॉर्थ है उसको लॉरेशिया कहा गया, उत्तर महाद्वीप को, और जो क्या बोलते हैं साउथ साइड था वो गोंडवाना लैंड बन गया। और जो बीच में ये जो सागर दिख रहे हो दैट इज कॉल्ड टेथिस सागर। क्या? टेथिस सागर। ठीक है, एक बड़ा सा लैंड जो दो भाग में बचा, लॉरेशिया और गोंडवाना, बीच में कौन सा समुद्र था? तो टेथिस। यही टेथिस सागर जब सूखा तो उससे मतलब बहुत सारा प्रोसेस हुआ, टेक्टोनिक घटना हुआ और बहुत सारे घटना है जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, इससे यहाँ से क्या हुआ, टेथिस सागर से ऊपर जब ये सूखा तो यहाँ पर एक पहाड़ बना, हिमालय। क्या बना? हिमालय। तो आपको याद रखना होगा, एक लॉरेशिया हो जाएगा ऊपर पार्ट, नीचे गोंडवाना लैंड होगा। जो लॉरेशिया हो गया वो यूरोप एशिया का अपर पार्ट्स, वो महादेश हो गया। जो नीचे वाला हो गया, जो खासकर इंडिया का कुछ पार्ट, साउथ अफ्रीका, ये जो हो गया साउथ अमेरिका, इसका पार्ट हो गया कि नीचे के लिए। ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और देख लेंगे, जो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है। तो बिग बैंग थ्योरी लेमात्रे साहब दिए थे, जॉर्ज लेमात्रे 1927 में। इन्होंने क्या बताया था कि एक पहले जो पृथ्वी आया कहाँ से आया, ब्रह्मांड में जो एक क्या बिंदु था, मतलब समझ लीजिए एक बिंदु टाइप से, सन टाइप का एक समझ लीजिए कुछ भी ऑब्जेक्ट था चमकीला, उस पर एक विस्फोट हुआ। जब उस पर एक विस्फोट हुआ तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देखिए लाखों कण के रूप में बट गया। फिर वही धीरे धीरे ठंडा हुआ और उसी से भी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जो ठंडा हुआ, कोई सन बन गया, कोई अर्थ बन गया, कोई सोलर सिस्टम बन गए, बहुत सारे ऐसे स्टार बन गए, में लॉट्स ऑफ स्टार बने। ये कब की बात बता रहा हूँ? 13.8 बिलियन की। ठीक है ना। और उस तरह से ये ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ बाय द बिग बैंग थ्योरी। ये किनका दिया गया है? लेमात्रे साहब का। ये ध्यान रखोगे, इसमें है नहीं बट बता दे रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। उस तरह से और भी आपको एक चीज़ जानना चाहिए, 7 टेक्टोनिक प्लेट जो भारत मतलब इंडिया जो है, सॉरी इन अर्थ जो है, अर्थ जो टिका हुआ कितने प्लेट पे टिका हुआ? 7 मेजर, और माइनर भी प्लेट है बट आपको 7 मेजर याद रखना हो। जैसे इजीली आ जाएगा, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट एंड साउथ अफ्रीका प्लेट। बहुत ईजी, नॉर्थ साउथ अफ्रीका और इंडो ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, प्रशांत और आर्कटिक प्लेट, याद रखिएगा। तो क्वेश्चंस अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो भारत का जो विशाल पठार है किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा? जैसे आप लोग बताए थे दो भाग हुआ जब बटा, ये लॉरेशिया, ये गोंडवाना। यूरोप का जो हिस्सा होगा, अपर पार्ट ऑफ एशिया, वो हो गया लॉरेशिया, यहाँ टेथिस सागर हो गया। और ये जो गोंडवाना जो अफ्रीका हो गया, इंडिया का पार्ट हुआ, ये गोंडवाना लैंड हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूभाग, लॉरेशिया देख रहे हो। ठीक है ना। पूरा एक पार्ट था वो था अंगारा लैंड, पहले जो एक पार्ट था दैट इज कॉल्ड अंगारा लैंड, जब बटा लॉरेशिया और क्या में, गोंडवाना में। अंगारा नहीं, पेंजिया भी बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गौण चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी लगाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये सब ट्राइबल चित्रकला पेंटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको घुमा के पूछा गया, पहले डायरेक्टली पूछा जाता है गौंड कहाँ का पेंटिंग है। ठीक है, तो मिट्टी लगाने का उद्देश्य यही थी कि जैसे प्राइमर जानते हो ना, प्राइमर मारा जाता है, दैट इज वैसे ही क्या, इसको सतह को चमकाने के लिए ताकि पेंटिंग अच्छा से दिखे, उभरे उसका कलर, इसलिए ये मिट्टी लगाया जाता था। देखिए मैं आपको हो सकता है इसका ये लिया हूँ, हाँ देखिए
ये जो है ना दिख रहा है, ये सब मिट्टी, ये वाला वाइट वाला यहाँ का जो पूछ रहा है, ये जो वाइट प्राइमर टाइप का मिट्टी क्यों लगाया जाता था, इसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन होगा टू क्रिएट अ स्मूथ वाइट बेस फॉर पेंटिंग। जो सो सादा वाइट पेंट लगाना है, कोई भी जैसे क्या बोलते हैं उसको, पुट्टी करवाते हो ना, तो क्यों करवाते हो? क्योंकि उससे फिर अगर कोई कलर खिलता है, इसलिए। तो बस जस्ट लाइक छुई मिट्टी था। तो कुछ पेंटिंग है, ये पहले भी बताया हो, इसका एक ये दे दिया, चलो एक बार बता देता हूँ। मधुबनी बहुत फेमस है बिहार का, वारली महाराष्ट्र का है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र, पटचित्र उड़ीसा, पटचित्र उड़ीसा, फाड़ राजस्थान का दो है, पिचवाई और फाड़ कलमकारी आंध्र प्रदेश का इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु का, गोंड पेंटिंग एमपी का, कंगारा पेंटिंग हिमाचल का और कालीघाट पेंटिंग वेस्ट बंगाल का। तो वारली कहाँ हो गया? महाराष्ट्र का, मधुबनी का बिहार का मधुबनी, ये ध्यान रखोगे। ये सब कांगड़ा कहाँ का हो गया? ये जो कांगड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश का, जगह से तंजौर हो गया, गोंड हो गया, ये सब तो जगह से पता चल जाता है जिनको मालूम है। पिछवाई और फाड़ कहाँ हो गया? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से, ये 85 का है। ऐसे तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था CAA सबसे पहला, वो 1955 में आया था। और अभी करंट अगर पूछा जाए तो वो आया है 2019 का, ये करंट वाला है। ये सबसे फर्स्ट वाला कब आया था? ये वाला, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आया था बाय बर्थ, जो मैंने 5 तरीक़ों से बताया है कि इंडिया का सिटीज़न कितने तरह से ले सकते हैं, तो 5 तरीक़ों से ले सकते हैं। ये पिछले भी डिस्कशन में मैंने बताया और आज नहीं बताऊँगा, बस 5 तरीका मैंने बता दिया। जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशंस, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रीटी एंड ट्रीटी से, हिंदी में बोले तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और संधि से। तो वो 85 की बात कर, नॉट 55 का। 85 में भी अमेंडमेंट हुआ था। तो ये असम का समझौता हुआ था। ये क्या है असम समझौता? तो ये था कि जो बांग्लादेश से इंडिया में, खासकर असम में आ गए थे, जो इमिग्रेंट कर दिए थे, माइग्रेशन कर लिए थे इलीगल रूप से, कहाँ से? बांग्लादेश से इलीगल रूप से असम में आ गए थे, उनके लिए और बनाया गया था ये सिटीजनशिप्स 1985, ये ध्यान रखोगे। और उसमें एक क्या बात हुआ था, ये थोड़ा मोड़ा जान लेंगे अगर आया है तो। 1 जनवरी से 1966 की बात कर रहा हूँ, जो पहले आ गया था 1 जनवरी 1966, जो पहले आ चुका था बांग्लादेश से असम, तो उनको क्या दे दिया गया था? उनको फुल सिटीजनशिप दे दिया गया था। बात समझ में आ रहा हो ना? और अगर 66 के बाद आया मान लो, तो उनको 1966 से लेकर 1971 के बीच में, आपको बाद जो आया उसकी बात कर रहा हूँ, 1966 से 71 तक का बात कर रहा हूँ, इसमें जो भी आया उनको 10 साल इंडिया में रहना पड़ता था और तब उनको सिटीजनशिप दे दिया जाता था, ठीक है ना। और जो भी 71 के बाद आया उनको इलीगल माना गया, उनको नहीं माना गया, ठीक है ना। अगर डेट बात करें तो 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आया उसको इलीगल माना, कोई सिटीजनशिप उनको नहीं दिया गया। बात समझ में आ रहा है ना सर? तो और नया वाला भी देख लेते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया 29 में। इसमें क्या बोला गया था? तो जो पाकिस्तान है, जो अफ़गानिस्तान है, और जो क्या है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और एक क्या नाम है, 3 थे ना यार, बांग्लादेश, इनके जो माइनॉरिटी हुए, इनके जो माइनॉरिटी हुए, वो अगर इंडिया में आया है, क्या वो अगर इंडिया में आया है कब? ये भी तो डेट तो जरूर याद रखें कब, ऐसा नहीं कि कभी भी आ गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2000 पहले, 2014 से पहले, इस तीनों देश में से जो भी माइनॉरिटी इंडिया में एंट्री लिया हो उसको क्या दे दिया जाएगा? सिटीजनशिप दे दिया। आप बोलोगे क्यों सर, माइनॉरिटी का क्यों? माइनॉरिटी का क्यों मतलब सब हिंदू मुस्लिम? नहीं सर, जो इस देश में माइनॉरिटी क्या होता है? जिसकी जनसंख्या कम हो, जिसकी ज़्यादा वो मेजोरिटी होता है। जैसे इंडिया में हिंदू हो गए मेजोरिटी, बाकी सब कास्ट हो गए माइनॉरिटी। उसी तरह पाकिस्तान देखो, अफगानिस्तान देखो, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्र हैं लोग, तो मेजोरिटी मुस्लिम हो गए। बाकी एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़ के जो भी बचे वो माइनॉरिटी हो जाते, जैसे हिंदू, सिख, फारसी, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, ये सब उस समय, समझ में आ रहा है ना। वो लोग अगर 31 जनवरी 2014 को एंट्री लिए हैं इससे पहले, तो उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, जिसका विरोध हो रहा था CI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया सर आसम एकॉर्ड बी, ध्यान रखिएगा मैंने टिक भी मार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बादामी के चालुक्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बादामी के चालुक्य का स्थापना बोल रहा। तो देखिए, जो चालुक्य थे वो 3 टाइप का थे, ठीक है ना? तो इसका एक थोड़ा-सा ग्राफ बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। एक कल्याणी था, एक था वातापी और एक था बेंगी। ये जो चालुक्य हुआ ना, किधर गया चालुक्य? उसका 3 ब्रांच हो गया सर, ये ध्यान रखिए, वो मैं बता रहा हूँ बस। यहाँ स्थापना लिख देता हूँ, मैंने फाउंडर। तो जो कल्याणी का जो चालुक्य है, सब में चालुक्य रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बार-बार नहीं बोलूँ। जो कल्याणी के चालुक्य है, उनका जो फाउंडर हुए तैलप सेकंड थे। कौन थे? तैलप सेकंड। वातापी का जय सिंह। कहीं-कहीं आपको पुलकेशिन फर्स्ट मिलेगा, लेकिन वो वास्तविक है, लेकिन प्रथम बोलेगा तो जय सिंह, ठीक है ना? और बेंगी का विष्णुवर्धन। ये विष्णुवर्धन कौन थे मालूम? विष्णुवर्धन थे पुलकेशिन द्वितीय का ब्रदर, पुलकेशिन द्वितीय का भाई है ये, ठीक है ना? बेंगी। तो बेंगी का राजधानी आंध्र प्रदेश बेंगी में पड़ा, ये आंध्र प्रदेश के एरिया की बात कर रहा हूँ। बतापी का जो बात हो रही, इसका राजधानी बतापी कर्नाटक की बात हो रही है। और कल्याण का मान्याखेड़, कल्याणी का मान्या सुरभि नहीं, मान्याखेड़, ठीक है ना? उस समय भी कल्याणी महाराष्ट्र का बात हो रहा है इस समय। इतना समझ आ गया? सभी का साइन अगर बोलोगे तो बड़ा, यानी शुअर, ठीक है ना? और उसके बाद अगर ये बात करोगे कि इनका जो, अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ इसका फेमस और जो प्रमुख राजा हुए, तो इनका जो प्रमुख जो राजा हुए विक्रमादित्य फोर्थ। इनके राज दरबारी कंटेम्प्रेरी जो दरबार में थे वो कौन कौन थे? बिल्हन थे और विज्ञानेश्वर, क्या लिखा है? विज्ञानेश्वर। बिल्हन और विज्ञानेश्वर, बिल्हन और विज्ञानेश्वर। बिल्हन को इसलिए जानोगे कि इन्होंने विक्रमादित्य का जीवनी लिखा है, विक्रमांक चरित्र, विक्रमांक चरित्र। बिल्हन ने क्या लिखा है? विक्रमादित्य का जीवनी, विक्रमांक चरित्र। बिल्हन ने क्या लिखा है? विक्रमांक चरित्र। विज्ञानेश्वर ने भी लिखा है क्या? मिथाक्षरा। क्या लिखा है? मिताक्षरा। कल्याणी की बात कर रहा हूँ सर, बादामी की बात कर रहा हूँ। तो इसकी स्थापना किसने किया? जय सिंह। वास्तविक संस्थापक कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट। कर्नाटक एरिया की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना? इसका जो फेमस राजा हुए वो है सर पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय ने ही किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और क्या चीज का उपाधि लिया था? परमेश्वर, हे परमेश्वर। और ये तो देखिए, पुलकेशिन ने हराया किसको? हर्षवर्धन को, ठीक है? यानी हर्षवर्धन हारा किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। और वो नरसिंह वर्मन फिर उपाधि लेगा, किसको हराया? बतापी को आया, तो बतापी को हराने वाला बतापी कोट। समझ आया? नरसिंह वर्मन को बतापी कोट बोला गया क्यों? क्योंकि बतापी को हराया। कौन बतापी को हराया? कौन सा राजा थे? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किसको हराया? हर्षवर्धन को। और क्या को उपाधि लिया? परमेश्वर। याद रखोगे, पुलकेशिन द्वितीय का 2 उपाधि, एक परमेश्वर, परमेश्वर जो हर्षवर्धन को हराया था उस समय, और एक और याद रखिएगा वो है दक्षिणापथ, दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर। और बेंगी का संस्थापक विष्णुवर्धन, रिपीट, बेंगी का विष्णुवर्धन, बतापी का जय सिंह, वास्तविक पुलकेशिन द्वितीय, और तैलप प्रथम कल्याणी का। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्या पूछा था कि चालुक्य ऑफ बादामी वेयर फाउंडेड, तो बादामी का चालुक्य का संस्थापक कौन है? जय सिंह। अब बोलोगे सर जय सिंह तो है नहीं, तो कौन होगा? पुलकेशिन फर्स्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये देखिए जो बताया वो दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा ध्यान से एक बार। निम्नलिखित तो कौन सा माप किसी देश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है? गरीबी रेखा से
नीचे का जीवन यापन। देखिए यहीं पर दिख गया हो। एक होता है बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर का सीधा मतलब कि मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 80 लोग काम कर रहे हैं और 20 लोग काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा सर? 20/100 इंटू 20 मतलब 20% जो जनसंख्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। एक क्या है? मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक कैसे नापते हैं ये ध्यान रखिएगा। तो 3 इसमें फील्ड ऐड किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इस बेसिस पे मापा जाता है HDI। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको नापता कौन सा संस्था ये जारी करती है? UNDP। UNDP, UN से जहाँ भी रहेगा तो पकड़ो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन इंडेक्स निकाला जाता है। अगर करंट की 2025 का HDI की बात करूँ तो 193 देश में भारत का जो रैंक है 130 है। भारत का जो रैंक है 130 है। कितने में? 193 देशों में। स्कोर की अगर बात करें कि स्कोर कितना मिला है, 685 स्कोर मिला, 0 पॉइंट। इसमें टॉप कंट्री की बात करूं तो टॉप कंट्री जो होंगे वो सभी को मालूम होंगे, यही लोग हमेशा रहते हैं। आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्विट्ज़रलैंड है। आप कमेंट में बताओगे कि तीनों का कैपिटल और करेंसी क्या क्या है। और इसका अगर स्कोर देखोगे तो 1972 लगभग 1 के बराबर। तो जितना 1 के करीब जाओगे उतना आपका HDI बढ़िया होगा। हेल्थ, इनकम और एजुकेशन सिस्टम बढ़िया, ये हुआ HDI, ये ध्यान रखिएगा। अब गिनी कोएफिशिएंट क्या है सर? तो गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है? ये आई को मापता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के पास एक कंट्री है, उसमें ए कंट्री और बी कंट्री मान लेते हैं। देश नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई बुरा मान जाएगा, इंडिया को ले लेंगे, बोलेंगे इतना पैसा ऐसा, इसलिए मैं ए ले रहा हूँ। तो मान लीजिए कि सभी के पास इक्वल मनी है। क्या है? ऑल हैव इक्वल मनी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि सब अमीर है। और बी के पास क्या देखेंगे? कंट्री बी में कुछ लोग के पास पैसा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, और बाकी लोगों के पास लगभग ना के बराबर है, ठीक है। कुछ के पास पैसा तो है और जो बचा, कुछ के पास के बाद बाकी जो बचा उसके बाद गरीबी है, बहुत गरीब है, कम पैसा ही नहीं है समझो तो, ठीक है ना। तो ये जो कंट्री है और इस कंट्री में जब गिनी कोएफिशिएंट देखेंगे तो इनका जो स्कोर दिया जाएगा ये 0 दिया जाएगा। क्या बोलेगा? सब इक्वल, इक्वलिटी। यहाँ अनइक्वलिटी दिया जाएगा, इसका स्कोर 1 दिया जाएगा कि ये अनइक्वल है। यहाँ पर यहाँ का व्यवस्था कैसा है? अनइक्वल। और यहाँ का व्यवस्था कैसा है? इक्वल। आप समझ रहे हो ना? इसी को कहते हैं। तो इन इक्वलिटी को दर्शाता है क्या? इन इक्वलिटी को मापता है गिनी कोएफिशिएंट। इन इक्वलिटी को मापता है गिनी, ठीक है। आपको तीनों समझा दिए। गरीब प्रति व्यक्ति अनुपात, ये तो सिंपल है, गरीब प्रति व्यक्ति आय बता रहा है ना। जैसे सेम अगर मैं बात करूँ वैसे ही, जैसे 100 लोग हैं, 25 लोग गरीब हैं, तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। क्या हो जाएगा? गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या क्या कहलाएगी? पॉवर्टी, गरीब प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ रहा है ना सर? मतलब जैसे बोलोगे नहीं समझ आया तो 100 लोग हैं और 100 लोग में से जो है ये 75 लोग गरीबी रेखा, रेखा एक होता ना उससे ऊपर है, और ये जो 25 लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे है, तो 25% क्या हो जाएगा? गरीब प्रति व्यक्ति परसेंट आ जाएगा। तो ये क्या, ये जनसंख्या क्या दिखा रही है? गरीबी रेखा से नीचे वो सब दिखा रहा था, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दिखा रहा है, ये तो गरीबी रेखा को नहीं ना दिखा रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम कितना है इसका शो कर रहा है। गिनी क्या दिखा रहा? इनइक्वलिटी, मतलब पैसा का इनइक्वलिटी दिखा रहा समाज में। बट यहाँ क्वेश्चंस क्या पूछा? जनसंख्या से रिलेटेड, गरीबी रेखा से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बार्ली चित्रकला में दीवार को तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए बाराली अभी दिखाई भी थी, महाराष्ट्र का ही है ना। ये पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। गोंड आया था, MP का है। मधुबनी था, बिहार का है। तो ये जो देख रहे हो, ये पहला स्टेप जो पूछ रहा था उसमें क्या का था? व्हाइट कलर दिया जाता था जो चूना टाइप का, वो पूछ रहा था ना सर। इसमें भी पहला जो चरण वो क्या है? तो वो मिट्टी प्लस गाय का जो गोबर होता है ना, काउ डंग, उसका मिक्सचर इसमें नहीं पाया जाता। किसमें?
ये पहला वाला जो दीवार का कलर देख रहे हो, पहला वाइट वाला, ये नहीं सर, ये जो वाइट है वो तो चावल से बनाया जाता है, चावल को पीस करके वाइट बनाया जाता है। बात समझ रही, चावल का है। और ये तो इसमें पूछा क्या गया, गेरू हो जाएगा, मिट्टी प्लस गाय। और इसका क्या है, कहाँ है वारली पेंटिंग वाला, इसका मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को किस संबंध में सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णन किया है, सेंटिनल ऑन द क्यूबाइब। ये क्या होता है, सीधा सर, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन कर सकता है, ओनली वन। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के लिए रिट जारी कर सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल के साथ साथ लीगल के लिए भी क्या, और कुछ लीगल के लिए भी ये जारी कर सकता है। तो थोड़ा ये बड़ा पैमाना हो जाता है हाई कोर्ट। 5 टाइप का रिट्स है, ये आप कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने लगभग सारे स्ट्रिप में ये बताया है। और ये हाई कोर्ट का वर्णन कहाँ सर, जैसे चैप्टर 5 जब पढ़ोगे भाग 5, तो उसमें आप देखोगे पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर है। तो जो फोर्थ चैप्टर में ना 124 से 147 तक, उसमें वर्णन मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का। पार्ट चैप्टर 5 का, पार्ट 5 का चैप्टर 4, भाग 5 का चैप्टर 4 में मिल जाएगा आपको क्या, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ से लेकर 124 से 147 तक। पार्ट 1 में अगर आप देखोगे 53 से लेकर, इसमें प्रेसिडेंट मिल जाएगा, ये पार्लियामेंट हो जाएंगे, ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश हो जाएगा 123, और ये कैग हो जाएगा 148। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ भी दे भी दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए चैप्टर 1 यहाँ है ना, चैप्टर 1 यहाँ दिया हुआ, कहाँ से, 52 से 78। चैप्टर 2 79 से 122 पार्लियामेंट के बारे में। चैप्टर 3 कहाँ गया, चैप्टर 3 ऑर्डिनेंस नहीं हो, चलो कहीं भी नहीं है। ऑर्डिनेंस 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार। 24 से 47 चैप्टर 4। चैप्टर 5 हो जाएगा कैग, है ना। नेक्स्ट और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ए क्विकेस्ट वे टू ओपन एन एक्सिस्टिंग MS एक्सेल स्प्रेडशीट। मतलब पहले से अगर जो MS एक्सेल का एक्सेल है, कोई भी हो, एक्सेल ही नहीं, चाहे पावर पॉइंट एक्सेल हो, कोई भी हो, सबसे जल्दी कैसे खोल सकते हैं। देखिए 3 बहुत टाइप है। एक तो आप जाके लिखो विंडो प्लस, जैसे विंडो का साइन होता है, विंडो प्लस R दबाओ, एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप लिखो एक्सेल, EXCEL, ओपन हो जाएगा। ये पहला रूल हुआ। विंडो प्लस R बोला, क्या खुलेगा, रन डायलॉग, उसमें क्या लिखना, एक्सेल, और इंटर मार देना, ठीक है, खुल जाएगा। बट दूसरा भी है, तो आप जा कर के माई कंप्यूटर में जाओ, उसके वहाँ पर खोजो, आपको एक्सेल मिलेगा, वहाँ से नहीं खोल सकते हो। बट जो क्विकेस्ट है वो कैसे निकलेगा, जो फाइल देख रहे हो एक्सेल का फाइल जो होगा, एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है XLS, जैसे PPT का होता है PPT, है ना, XPPT अभी नया वाला जो आया। तो एक्सेल में आप डबल क्लिक कर दो इसको, बस जो फाइल दिया हो ना, बस कोई भी फाइल होगा एक्सेल का, उसमें आप डबल क्लिक कर दो, वो तुरंत खुल जाएगा। तो सबसे इजी शॉर्टकट तरीका, मतलब जल्दी खुलने का यही है सर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे सर, किधर गया, ये डबल क्लिक द एक्सेल फाइल इन द फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टली खुल जाएगा। ये कंट्रोल N क्या है, इससे न्यू फाइल खुलेगा, कोई भी का न्यू फाइल खोलना है तो N से न्यू। Alt प्लस F4 क्या, Alt प्लस F4 डालोगे तो वो कोई भी चीज़ क्लोज हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका मैं बता दे रहा हूँ, Alt प्लस F4 डालो तो क्लोज हो जाएगा, N से न्यू हो जाएगा, डबल क्लिक से खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि तनी पर पाए जाने वाले त्रिकोण के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ट्रू अबाउट ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम। ये क्या बोल रहा है ना, स्टेम में जो छोटा छोटा होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग की स्किन में जो छोटे छोटे जो रोम होते हैं, बाल, उसी का बात कर रहा है। तो हम लोग का नहीं बात कर रहे, पेड़ का, प्लांट के बारे में, जस्ट लाइक। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसको। देखिए दिख रहा तने पे जो छोटे छोटे बाल है सर, ये सब, इस बाल को ही कहते हैं ट्राइकोम्स, त्रिकोणों। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका काम क्या है सर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनसे कभी कभी ये ग्लैंड का भी काम करते हैं, सेक्रेट का भी काम करते हैं, स्रावित भी होता है इससे करके कुछ कुछ ना कुछ। एक तो बहुकोषीय होते हैं, और दूसरा
सेक्रेटरी ग्लैंड टाइप के वो होते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे सर? मल्टी सेलुलर एंड मे बी द सिक्रेटर। तो सेक्रेटरी जो का मतलब होता है, सेक्रेटरी मतलब जस्ट लाइक अ ग्लैंड, एक नली के समान जिससे कुछ निकलता हो। पहले पूछा क्या, द नेवर फंक्शन इज एन वाटर रिटेंशन। बोरा ये क्या जल प्रति में कभी कार्य नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, जल में भी काम करते हैं ये। दे प्रेजेंट ओनली इन द रूट, खाली जड़ में मौजूद होते हैं? नहीं, उसमें तो रूट हेयर मौजूद होते हैं। जड़ में जो मौजूद होते हैं उनको रूट हेयर बोला जाता है। इसी टाइप के होते हैं जड़ के जो छोटे छोटे, और जो बाकी तना में हुए हैं उसको ट्राइकोम्स बोला जाता है। बोले दे आर ऑलवेज अनब्रांच्ड एंड यूनिसेलुलर। नहीं सर, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। जड़ में पाए जाते इसलिए गलत होंगे। पानी में कार्य नहीं करते, ये भी गलत हो जाएंगे। पानी पड़े फिर भी ये काम होता है, पानी पड़ने से क्या ये नहीं काम करता है? करता है सर। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड कर दिए हैं, क्वेश्चन तो था नहीं, चलिए ठीक है। मेल पार्ट्स, फ्लावर का जो है ना, फूल का यानी प्लांट्स का जो पार्ट है, मेल और फीमेल पार्ट्स देखते हैं। तो मेल जो पार्ट है वो है, ये देखिए मेल पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, मेल पार्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक लेके मेल पार्ट है ये। तो इसमें जो सबसे अपर पार्ट है उसको कहेंगे एंथर। क्या कहेंगे? एंथर, परागकोश, एंथर परागकोश, एंथर परागकोश। ये मेल का मेल पार्ट है, और ये जो इस पर जिस पर है वो फिलामेंट यानी तंतु। एंथर को परागकोश, फिलामेंट को तंतु, ये पूरा मेल पार्ट हो गया। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, बाकी सब मेल पार्ट है, पर जो बीच वाला है वो फीमेल पार्ट है। ठीक है ना? तो फीमेल पार्ट है। देखिए मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं और फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है। तो पिस्टिल में जो पहला पार्ट होगा ना, ये ऊपर वाला, वो स्टिग्मा कहलाएगा। ठीक है, वर्तिकाग्र कहलाता है इसको। फिर ये वर्तिका हो जाएगा, बीच वाला पार्ट। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वर्तिका, और उसके अग्र भाग है तो वर्तिकाग्र। ये जो बीच वाला पार्ट है ओबरी। तो ओबरी से यहाँ पर क्या बनता है? ओबुल्स यानी बीजांड बनता है। ये ओबुल्स या बीजांड बनता है ये पर। ओबरी से ओबुल्स बनता है, ओबरी से ओबुल्स बनता है। और एंथर से क्या बनता है? पॉलन बनता है, जिसको मधुमक्खी जो हम लोग हनी के रूप में खाते हैं। ये भाग है सेपल, पत्ता जो हो गया ना उनका छोटे छोटे। ओबरी से ही ओबिल बनता है यहाँ पर, बीजांड। बात समझ में ना? फिर बीजांड ही जाके फल बनता है बाद में। इसको स्टोक कहेंगे जो टूट जाएगा, ये रिसेप्टेबल कहलाता है। आपको ये ध्यान रखिएगा, ये सब लिख दिए, आप देख लीजिएगा एक बार। स्वतंत्रता के बाद भारत में सहकारी समितियां किस नियोजन पहल का अभिन्न अंग बन गई है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। नहीं, ऑप्शन सी, मतलब सहकारी समिति किस नियोजन पहल का अभिन्न अंग बन गया? तो ये पंचवर्षीय योजना के तहत। इसमें जो ऑप्शंस है, हरित क्रांति, ये कब हुआ था एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 1956 में, 65 से 66 के समय में ये हरित क्रांति आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। अगर विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेगा तो नॉर्मन बोलो, इंडिया में MS स्वामीनाथन, ये ध्यान रखिएगा। और किस स्टेट को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से? सब पंजाब को, उसके बाद यूपी को। और किस किस ग्रेन में सबसे ज़्यादा इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ था? तो वीट में, गेहूं और चावल में। पंजाब राज्य को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ हरित क्रांति का। और किसका, किस फसल में सबसे ज़्यादा उपजा हुआ? तो गेहूं और राइस में। ये ऑपरेशन फ्लड जो है दूध का, दूध के लिए 1970 में वर्गीज कुरियन, ये ध्यान रखोगे। ठीक है ना? आनंद में इन्होंने बैठाया था ये प्लांट। इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशंस, औद्योगिक नीति, तो बहुत बार औद्योगिक नीति 1948 में आया, 56 में आया, 80 में आया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं बता रहा हूँ, और अब इस अगर अगला बार जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें पूरा डिस्कस किया जाएगा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये बहुत बड़ा है आपको, इसीलिए। इसको निम्नलिखित में कौन सा कारक थार रेगिस्तान के पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं दे रहा? उसका योगदान है ही नहीं। क्षरण का मतलब होगा डी gradations. Which of the following does not contribute much to the degradations of the Thar desert ecosystem? मतलब इकोसिस्टम को, थार का इकोसिस्टम को नहीं कुछ कर रहा, सीधा सी ये कहने का मतलब। जलवायु परिवर्तन से और ज़्यादा
रेगिस्तान का विस्तार बढ़ रहा है। अनियमित वर्षा से, ये तो और है ना, अनियमित वर्षा मतलब वर्षा नहीं हो रहा कहीं नहीं हो रहा, तो उससे तो और था रेगिस्तान का इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा। देसी पशु चरेगा, अगर थोड़ा मोड़ा कहीं भी घास है उसको भी अगर चर जाए तो और ज़्यादा थार होगा। तो तीनों तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को क्षरण कर रहा है ना, क्षय पहुंचा रहा। बट देसी वृक्षों का बढ़ता वृक्षारोपण, अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो मरुस्थलीकरण होगा या नहीं होगा, सीधा बताओ। नहीं होगा। इसमें पूछ रहा है कि होना चाहिए, तो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर। ठीक है, नहीं होना चाहिए पूछ रहा था इसलिए। सामाजिक सुधार, साहित्यिक कृतियों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था, अलग टाइप से पूछा गया था, बट इसका क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन पहले ही करवा दिया था। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस किनको बोलते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन को राय को क्या बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। और इन्होंने 1928 में क्या बनाया था, ब्रह्म समाज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको बता दें इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है सर। और स्वामी विवेकानंद ने क्या बताया था, तो 1897 में इनका याद रखोगे, किनका, स्वामी विवेकानंद का, कोलकाता में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशंस। कब, 1897 में। दयानंद सरस्वती का याद रख लोगे, आर्य समाज 1875, 1875 में। क्या, आर्य समाज। आत्माराम पांडु, आत्माराम पांडुरंग को क्या याद रखोगे, 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज। क्या, प्रार्थना समाज। 1867 में प्रार्थना समाज, 1875 में आर्य समाज, 1897 में रामकृष्ण परमहंस और राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत में केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग है। चलिए मैं आपके थ्रू दिखाते, बहुत ईजी है बट फिर भी मैं आपके थ्रू एक बार दिखा देते आपको, देख लीजिए। यहाँ देखिए चाइना पूरा, तो चाइना और ये नेपाल है, ये भूटान है, तो इंडिया का किससे ये बॉर्डर है, ये तो स्थल सीमा है ना सर, लैंड है, लैंड से मिला है। म्यांमार का देखिए थोड़ा है, लेकिन ये हमारे से, भारत से ये भी लैंड के थ्रू मिला हुआ, बांग्लादेश भी लैंड के थ्रू मिला हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को देखिए, ये भी लैंड के थ्रू मिला हुआ। अफगानिस्तान को देखिए, ये भी लैंड से मिला हुआ। तो जो बचा श्रीलंका देख रहे हो, श्रीलंका और हमारे यहाँ का जो अलगाव है वो पानी से है, तो केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग कर रहा है, यानी केवल समुद्री सीमा से अलग कर रहा है और किसी चीज़ से नहीं। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका ऑप्शन में है नहीं, नहीं तो ये होता। म्यांमार से तो बॉर्डर लगाओ, केवल तो पानी नहीं है ना। तो यहाँ देख रहे हो, ये लक्षद्वीप के बगल में यहाँ है मालदीव, तो ये जो मालदीव है हमारे यहाँ से जो किससे सीमा लगती है, सिर्फ और सिर्फ पानी से। नेपाल नहीं होगा क्योंकि नेपाल देखो नहीं है ना, पानी तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, हटाइए। म्यांमार देखिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी तो लैंड से स्थल है। भूटान तो नहीं है क्योंकि बीचों बीच घिरा हुआ है तो लैंड से, इसलिए ऑप्शन शुड बी डी, इजी है। मालदीव की राजधानी माले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, गलत नहीं सही है। तो बोल रहा है कि विच फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एस्की का उपयोग मुख्य रूप से उच्च गति डेटा संरक्षण नेटवर्क के लिए किया जाता है। नहीं सर, इसको कंप्यूटर कोई भी जो हम लोग संदेश देते हैं या इनपुट देते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है 0 1 में, और उसके बाद वो काम करता है बाइनरी डिजिट में, तो ये तो होगा नहीं। लेन बड़े भौगोलिक क्षेत्र में नेटवर्किंग का समाप्त करता है। लेन तो सर लोकल एरिया नेटवर्क इसका नाम है। हाँ, WAN करता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये लोकल एरिया है और ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र लिखा बड़ा, तो गलत हो जाएगा ये। CD एक अस्थिर भंडारण माध्यम है। CD कॉम्पैक्ट जो है वॉलेटाइल स्टोरेज मीडियम है। नहीं सर, नॉन वॉलेटाइल है ये, नॉन वॉलेटाइल। अस्थिर है मतलब एक बार इसमें डेटा रह जाएगा तो हमेशा रहेगा, इसको कहते हैं स्थिर। अस्थिर क्या होता है, जिसमें बिजली जाते ही, करंट जाते ही उसका डेटा खत्म हो, वॉलेटाइल जैसे रैम रोम हो गया ना, तो ये भी गलत है। इसके अक्षरों को, एक ही तो बचा ना, ये तो राइट होना ही चाहिए। इसके अक्षरों का संख्यात्मक कोड के रूप में दर्शाता, अभी बताया ना, कोई भी इनपुट दो उसको संख्यात्मक कोड बना देगा 0 1, ये तो होता है ना, उसके बाद काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व MS पावर पॉइंट में प्रारंभिक निर्माण के समय पर बुनियादी ब्लैंक प्रेजेंटेशंस का अंतर्निहित हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग्स एलिमेंट इज नॉट इन
हैरेंटली पार्ट ऑफ द बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशंस अपॉन इट्स इनिशियल क्रिएशन इन एम एस। मतलब जब आप कोई भी पावर पॉइंट खोलोगे शुरुआत में, जैसे खुलेगा, मान लो ये खुल गया, तो ये सीधा सीधी वाइट बैकग्राउंड में खुलेगा आपका, एक पेज रहेगा। न्यू पेज जब आप ओपन करोगे ना, तो वाइट पेज रहेगा इसमें। इसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट लिखने का एक कॉलम भी दिया रहेगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉलम दिया रहेगा, वाइट पेज का रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और बस एक स्लाइड ही रहेगा जब खोलोगे। एक तो स्लाइड रहेगा जिसमें लिखने का दिया रहेगा, न्यू वाइट कलर का होगा, ये ध्यान रखिए। बस दिखा भी सकता हूँ, चलो दिखा भी दूंगा एक बार। तो क्या पूर्व निर्धारित थीम रंग रहेगा इसमें, बोला कि इसमें पहले से थीम कलर इसमें चूज रहेगा, नहीं सर थीम कलर नहीं रहेगा, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि इसमें वाइट कलर का रहता है। ये कम से कम एक स्लाइड रहेगा, हाँ एक स्लाइड तो रहेगा ही। सामग्री के लिए प्लेस होल्डर रहेगा, मतलब एक प्लेस होल्डर रहेगा, यहाँ पर रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये रहता है भी, ऐसा बात नहीं है। और एक डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट, हाँ जो खुलेगा एक स्लाइड लेआउट में रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत सर? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें कम दबाव पर पाइपों के माध्यम से प्रत्येक पौधों को पानी वितरित किया जाता है, क्या कहलाता है? ये तो बहुत ईजी है सर, ट्यूबवेल सिंचाई की लोकलाइज्ड इरिगेशंस, क्या कहा जाता है? लोकलाइज्ड इरिगेशंस, मतलब पाइप के माध्यम से घर से, मतलब घर में आपको सिंचाई करनी है, घर में जो पेड़ पौधे को, तो आप क्या करते हो, पाइप के थ्रू करते हो ना, तो उसको क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड इरिगेशंस। ट्यूबवेल से, जैसे मान लो ट्यूबवेल का मतलब वो आप ऊपर से जो पानी निकालोगे, है ना, बोरिंग करके जो पानी निकलेगा उसके थ्रू फिर वो जिससे आप ले जाओ, इसमें तो प्रेशर होता ही है। नहर तो अलग है ना सर, नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू। सबसे ज़्यादा हम लोग का इंडिया में जो इरिगेशन होता है बाय देयर ट्यूबवेल, लगभग 46%, 44 से 45%, और ये 25% के आसपास होता है दूसरी नहर सिंचाई, ये ध्यान रखोगे। पश्चिमी क्षत्रप वंश किस शासक के काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी इज अ प्राइमरी नोन फॉर रिस्टोरिंग द सुदर्शन लेक इन काठियावाड़। तो ये रुद्र दमन प्रथम है, ये इसका भी वर्णन मैंने पहले से कर रखा है। क्षत्रप किसको बोलते हैं? तो शकों को क्षत्रप का, शिथियन को, शकों को क्या कहा जाता था? शिथियन को, शिथियन और शक को ही कहा जाता था क्षत्रप कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मौर्य साम्राज्य का सुदर्शन झील था ना, पहले से इनको कौन बनाया था? मौर्य साम्राज्य। तो उनके सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार ने फिर से रिस्टोर कौन किया था? रुद्र दमन प्रथम, रुद्र दमन प्रथम, ये ध्यान रखिएगा। रुद्र दमन, मैंने इसमें बहुत बार बताया, फिर से बताता हूँ कि जो सबसे पहले आए आफ्टर, पहले इंडो आए, मौर्य के बाद जो है इंडो आए, यानी इंडो ग्रीक, यूनानी भी बोलते हैं इसको। उसके बाद शक आए, सिथियन, पहलव आए, और फिर कुषाण आए, है ना। इसको याद कैसे रखते हैं? जूस पी के, जूस पी के। अब लोगों को जब तो है नहीं सर, क्योंकि य को हिंदी में जब ही बोलते हैं, जैसे जग हो रहा, कई बोलता है ना जग हो रहा, यज्ञ जग, तो जूस पी के। इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन। शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था, उनका क्या नाम था? रुद्रदमन प्रथम। ये बहुत बार मैंने पढ़ाया आपको, हर बार जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं यही बात आपको बताता हूँ। मैं आप एग्ज़ाम में बताओगे सर, कमेंट में बताओगे अभी जो मैंने पिछला बताया आपको कितना याद है, देखते हैं कि हर्षवर्धन को किसने हराया, और जो हर्षवर्धन को जिसने भी हराया उसको फिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन हराए थे। ये बतापी का था, चालुक्य का बतापी था, ये ध्यान रखिएगा। कौन थे वो कमेंट में लिख के बताइए, इसलिए इनको बतापी कोड दिया गया। और ये भी बताइएगा कि इनको कौन सा 2 उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वर्त समिति INC, मतलब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस कमेटी, नेगोशिएटिंग कमेटी का 5वां सत्र, इसका मतलब इससे पहले 4 हो चुका था। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया सर। तो इसका हो जाएगा बुशांस। 2025 में जो प्लास्टिक पॉल्यूशंस के लिए ये कमेटी बनी बैठी, वो कहाँ बैठी है? तो बुशांस में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, 2022 से स्टार्ट हुआ है, ये याद रखोगे।
ये मीटिंग और चल रहा है कंटिन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा टूथपेस्ट का इस समान घटक है जो दांतों में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करके दांतों की सड़न को रोकता है? ये क्वेश्चन, ये इसका पहले ही मैंने डिस्कशन करवा दिया है और ये देखिए आया भी है, इसका मैंने पहले भी करवाया। जैसे आपका सुबह सुबह उठते हो तो आपका जो लार है ना उसका पीएच मान 5.5 होता है। इससे कम जैसे हो जाएगा ना तो सड़न स्टार्ट हो जाता है। नहीं, अभी अम्ल क्या है ना, एसिड क्या होता है? जिसका पीएच वैल्यू 7 से लेस हो उसको, और जो 7 से मोर है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो हमारे जो मुंह में जो लार है, सलाइवा है, उसका वो एसिड होता है। अब हम लोग इसमें से एक बेस देंगे इसको, तो एसिड जैसे ही बेस दिए एसिड को तो वो मिल करके क्या बन जाएगा? लवण, दैट इज सॉल्ट में कन्वर्ट होगा और पानी में भी कन्वर्ट हो जाएगा वो। इस बेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीकरण। ये ध्यान रखोगे, एसिड और अम्ल मिलके, अम्ल और क्षार मिलके जब वो लवण और पानी का निर्माण करती है, इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ तो समझ गया ना कि निम्नलिखित में कौन सा टूथपेस्ट का एक समान घटक है जो दांतों में मौजूद अतिरिक्त अम्ल को, जो अम्ल है उसको बेअसर करेंगे तो हम उसमें बेस डाल देंगे, तो अम्ल और बेस मिल करके बन जाएगा पानी और नमक। समझ आया ना? एग्जाम्पल में अगर दिखाओ ना तो इसका जो सूत्र होगा एसिड, बेस, अम्ल, क्षार, अभिक्रिया करके क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर, पानी। एक लेता हूँ HCl है, ये क्या है? बेस ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों क्या है? भाग लेगा तो यहाँ क्या बनेगा सर? NaCl, NaCl, नमक बन गया। तो यहाँ बचा OH और यहाँ बचा H2 बचा ना, और एक वो बचा पानी बचा। समझ आ गया ना सर? ये प्रोसेस होता है पूरा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? क्षार। उदासीकरण आप याद रखिएगा, इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ एक बार ये दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया? इरेजॉल। ये है सर रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज है। मतलब सबसे पहले रिएक्शंस में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्शन की रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा? तो पोटेशियम, देन आफ्टर सोडियम। इधर से ये ज़्यादा मात्रा में है, ये घट नीचे जाएंगे तो घटते, ऊपर जाएंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। देखिए इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे याद रखोगे, पोशाक, पोशाक समझते हो ना, कपड़ा, पोशाक यानी पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोशाक में, पोशाक में आलू जीरा, व्हाट? आलू, एल्यूमिनियम का आलू, फिर जीरा, आलू जीरा लो। पोशाक में आलू जीरा लो, पोशाक में आलू जीरा लो, पोशाक में आलू जीरा लो, पोशाक में आलू जीरा लो। कोई बोलेगा नहीं सर जीरा लोहा के साथ लो, जैसे आपको बताना, आलू जीरा लो। और पास सीता के पास, सीता, सीसा और तांबा, सीता के पास चांदी सोना लो, सीता से चांदी सोना लो, और पोशाक में लोहा जीरा लो। ऐसे याद करोगे, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? ये जरूर याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मान लीजिए आपको दिया गया पोटेशियम दे दिया गया, आपको जिंक दे दिया गया, लेड दिया गया, कैल्शियम। इसमें रिएक्टिव सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे कम सीरीज में आपको व्यवस्थित करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा? ये सीसा हो जाएगा, होगा ना यहाँ से। उसके बाद रिएक्टिव सीरीज में कौन आएंगे? उसके बाद देखिए क्या दिए यहाँ पर, कैल्शियम दिए हैं, और यहाँ क्या दिए थे? जिंक दिए हैं। तो पहले इसके बाद जिंक आएगा, फिर क्या आएगा? कैल्शियम, और फिर क्या आएगा? पोटेशियम। तो इसका ये ध्यान रखिएगा। अब बोलोगे सर इंग्लिश वाला के लिए क्या? हिंदी वाला तो बता, पुस्तक में आलू जीरा, आलू जीरा लो और सीता से सोना चांदी लो, चांदी सोना लो, सीता से चांदी सोना लो। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, इंस्टेड लर्निंग हाउ, यहाँ हाइड्रोजन है सर, ये इसमें तो यहाँ नहीं लिखे मगर यहाँ हाइड्रोजन होता है। लर्निंग के बाद कॉपर सेव गोल्ड, कॉपर सेव गोल्ड। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा इंस्टेड, हमको जेब्रा बोलने से रोको, बोलो नहीं। ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फाइल सिस्टम में मेटा डाटा क्या होता है? ये बोला गया।
अरे कंप्यूटर में माई मेटा डेटा क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ मैं। मेटा डाटा वो चीज़ होता है, डाटा फॉर डेटा कोई कहते हैं मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या होता है इसमें, देखिए हमको कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा कहाँ से लाता है ये ध्यान रखना। कुछ भी करवाना हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो डेटा कहीं से ला रहा हो ना, तो डेटा इसी में स्टोर होता है। जैसे फाइल नेम हम लोग सेव करते हैं, फाइल नेम वो कहाँ स्टोर होता है, मेटा डेटा में। फाइल नेम जो सेव करते हैं कहाँ स्टोर होता है, मेटा डेटा में। फाइल का जो इतना साइज है 1 MB 2 MB 1 GB, ये कहाँ स्टोर होता है, मेटा डेटा में। हम लोग जो डेटा क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, डेटा मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड का मतलब मान लीजिए अभी ऐसे बनाए, फिर कुछ देर बाद नहीं अच्छा नहीं लग रहा, उसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, तो ये क्रिएट कर रहे हैं, ये कहाँ स्टोर होगा, मेटा डेटा में। लोकेशन, फाइल का लोकेशन होता है ना किस जगह पे, ये सब कहाँ स्टोर होता है, मेटा डेटा में। परमिशंस कहाँ से होता है, जैसे कौन इसको खोल सकता है, पासवर्ड वगैरह वगैरह, वो कहाँ होता है, मेटा डेटा में। बस सीधा सारा चीज़ हम लोग कहाँ पर एडिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल डायरेक्टली सच इज देयर नेम साइज, अभी बता दे रहा, टाइम स्टैम्प्स परमिशंस, ये सब किस में स्टोर होता है, मेटा डेटा में कंप्यूटर के। और वहाँ से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है और कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राजमंत्रियों के पास समानता क्या होता है। जैसे देखिए, एक होता है पीएम मेन, उसके बाद कैबिनेट होता है, कैबिनेट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं सर, और एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सबसे हेड हो जाएंगे। इसके बाद किसी एक प्रोफाइल का पोर्टफोलियो का हेड होता है कैबिनेट। उनके बाद मान लो उसमें से जो नहीं बच गया कोई भी पोर्टफोलियो, तो वो किसको दे दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट को दिया जाता है। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये लोग डायरेक्ट किनको ये किया जाएगा, पीएम को करेंगे लोग। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ओनली, नॉट इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र राजमंत्री, ये राजमंत्री। तो राजमंत्री ये कैबिनेट को अपना फाइल देंगे, फाइल सौंपेंगे, और जो ये दोनों किसको सौंपेंगे, पीएम को। बात समझ में आ गया। तो पूरा भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राजमंत्रियों के पास समानता क्या होता है, ये जो राजमंत्री दो गो है ना, ये तो नहीं लिखा स्वतंत्र राजमंत्री, मतलब राजमंत्री तो ये दोनों आता है। तो ये कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक तो आएगा नहीं ना, होगा सेकंड रैंक होगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन आंसर, सेकंड रैंक विद इन द पोर्टफोलियो असाइन टू द कैबिनेट मिनिस्ट्री। कैबिनेट के बाद ये सेकंड में आते हैं, कैबिनेट पहला सेकंड में आते हैं। समझ में आ गया ना सर। देखिए यहाँ पर हमने एक स्लाइड ऐड किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कौन सा स्लाइड है ये, कि संविधान में सबसे उच्च क्रम में कौन है, उसके बाद कौन है, उनके बाद कौन है, उनके बाद हायरार्की लिखा है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं सबसे, उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट, फिर पीएम, फिर गवर्नर, उनके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद सीजी आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर लोकसभा स्पीकर, फिर इंडियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बता दें कैबिनेट, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि MS पावर पॉइंट 2019 में सहेजी गई पावर पॉइंट फाइल को लोड करने में के लिए खोले विकल्प तक पहुंचने के लिए आपके सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सा टैब चुनना होगा। कहने का मतलब पहले से आप फाइल बना के रखे हो MS ऑफिस में, अब इसको फिर से रीओपन करना है, तो कहाँ जाके, कौन सा फाइल टैब में जाओगे, कि इंसर्ट टैब में जाओगे, कि डिजाइन टैब में जाओगे, कि होम टैब में जाओगे। देखिए इसको हम विजुलाइजेशन के थ्रू आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना, कहाँ गया, तो ये चला के बताता हूँ आपको। ओहो, अरे भाई चलो, ये चल नहीं रहा थ्रू ये, कि मेरा माउस काम कर नहीं रहा, तो माउस काम नहीं कर रहा इसलिए, हाँ यहाँ चले देखा, चलो दिखाता हूँ। पी से चलाते हैं, नहीं चला सर, कैसे, चलिए छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, मैं बता दूंगा। ये जो होम टैब है ना, होम टैब में ये दिखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित। ये क्वेश्चन का डिस्कशन सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने किया है, बलिया से किया था चीतू पांडे, किया था ना, चीतू पांडे कहाँ से किए थे, बलिया से। आपको ऑप्शन
इसका आंसर हो जाएगा बलिया पैरेलल गवर्नमेंट। कि 17 से किसने किया था, और तामलुक से वेस्ट बंगाल से किसने किया था, ये आपको कमेंट बताना। इसको बताएंगे नहीं क्योंकि मैंने बता दिया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का उपखंड नहीं है। मतलब मेघालय पठार में देखोगे जहाँ पर वर्षा होती है, जब ये मानसून जाती है ना, तो यहीं पे मतलब फंस जाती है, यहीं घूमते रह जाती है, इसी तीनों पहाड़ में घूमते फंस जाती है। तो वो पहाड़ का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। ट्राइब भी रहते हैं, इनका ट्राइब का नाम भी वही गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय पहाड़ है, तो ये तीनों तो मेघालय पठार का बात है। ये मिकिर मिकिर पहाड़ियाँ ये नहीं है सर, ये असम में, मेघालय में ना होकर के कहाँ पर है, ये असम में। ये तीनों कहाँ पर है, मेघालय में। तो वो मेघालय का पार्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। देखिए एक आपको मैप लगा दिया हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, देख रहे हो ना। यहाँ पर जो पहाड़ी हो, नागालैंड में नागा पहाड़ी इजी है, मणिपुर में मणि पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, ठीक है। और मेघालय में क्या, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ झारखंड में है राजमाल की पहाड़ियाँ, ठीक है। अरावली कहाँ पर है, ये राजस्थान के पास है। ये मध्य प्रदेश में बिंद है, सतपुरा है, बहुत सारा है, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को कहाँ रखा। तो उन्होंने समान ग्रुप के ही क्या रख दिया था, जैसे उनके साथ ये थे, एक वर्टिकल लाइन थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थे। तो उन्होंने जो खड़े खड़े लाइन में, जैसे इसका टोटल 18 लाइन था ना उनके, और ये जो थे वो 7 लाइन थे। तो पूछे समान गुणों को उन्होंने क्या किया गया था, जैसे पहला ग्रुप में रख दिया, ठीक है ना, क्षारीय धातु रखे, फिर क्षारीय मृदा धातु में रखे, जैसे हेलोजन ग्रुप रखे, समान ग्रुप जैसे अक्रिय धातु को एक जगह रख दिए। तो एक समान धातु को उन्होंने एक वर्टिकल लाइन में रखे थे, सिंपल इक्वेशन से, है ना। 18 ग्रुप वर्टिकल लाइन में सब अक्रिय गैस को रख दिए थे। इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया है, जस्ट स्लाइड में देख लीजिएगा आप एक और, पिछले स्लाइड जो पिछले सिलेक्शन सीरीज़ का जो भी आप शिफ्ट देख रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो इसी के साथ हमारे आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी एंड इसमें और क्या अच्छा और क्या ऐड करना है, ये आप सजेशन में ज़रूर बताएं कमेंट में। और वीडियो आपको अगर थोड़ा सा किसी भी एंगल से अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर, थैंक यू।